सबसे पहले मैं अपने प्रिय छात्र छात्राओं का गुरुकुल एसकेजे क्लास में स्वागत करता हूँ और आप सभी को शुभ आशीष देता हूँ ताकि आप सभी अपने जीवन के पथ पर अग्रसर होकर सफलता को प्राप्त करें। यहाँ पर मैं क्लास 12 का इतिहास के VVI प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी इस प्रश्न को पढ़कर अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है जो मैं हर दिन आप लोगों के लिए इतिहास के प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो चलिए सर्वप्रथम यहाँ पर जो प्रश्न उपस्थित है उन सारे प्रश्नों को मैं आप सभी लोगों के सामने व्याख्या करके रखने जा रहा हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप एकाग्रचित्त होकर इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर अपने गुरुजन, माता पिता, भाई बंधु, सगा संबंधी, समाज, देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास क्वेश्चन है इतिहास क्या है। सर्वप्रथम हमारे पास क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इतिहास की परिभाषा दीजिए। ये सब 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये सब 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। आइए मैं आपको इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करके बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास क्या है। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बता देना चाहता हूँ कि इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है इति जोर, ह जोर आस, जिसका अर्थ होता है कि प्राचीन काल में कोई घटना निश्चित घटी हो, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही ऐतिहासिक पुस्तकों का विमोचन करके इतिहास के महत्व को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। इसलिए इतिहास का पिता इन्हें भी कहा जाता है। इनके द्वारा इतिहास की यह परिभाषा दी गई कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक मानव की विकास की गाथा को इतिहास कहा गया है। तो बच्चों, आप लोगों से प्रश्न जब परीक्षा में आए कि इतिहास किसे कहते हैं तो आप ये सारी बातें वहाँ पर इंक्लूड करेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। दूसरा प्रश्न है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि कार्बन 14 विधि वह विधि है जिसके द्वारा प्राचीन काल के वस्तुओं का आयु निर्धारित किया जाता है। यह एक रासायनिक विधि है। कार्बन पद्धति के 2 विधियां हैं, C12 और C14, यानी कि कार्बन C12 प्रत्येक जीवों में पाई जाती है जिसके द्वारा हम लोग गणना करके यह पता लगा लेते हैं कि उस वस्तु, उस व्यक्ति या उस चीज की आयु कितनी बरस पुरानी है या कितनी बरस हो चुकी है। इसकी जानकारी जिस शास्त्र के द्वारा, जिस विधि के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। उसके बाद हम लोग के सामने प्रश्न आता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तीसरा प्रश्न हुआ कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप बताएंगे, आप प्रश्न आपके सामने अगर आ जाए कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप बताएंगे कि हड़प्पा लिपि
के बारे में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और यह एक ऐसा लिपि थी कि आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को पढ़ना मुश्किल है। विद्वानों ने प्रयास किया परंतु इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। इसमें लगभग 240 से 400 जो है लिपियां हैं। अतः अगर हमारे सामने यह प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप उन्हें एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि हड़प्पा लिपि के बारे में हम यह जानते हैं कि हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि चित्रात्मक होने के कारण आज तक पढ़ी नहीं गई है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी तथा इसमें 240 से 400 लिपियां थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बच्चों, अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं तो आप बताइएगा कि पूरा मतलब होता है पुराना और तत् मतलब होता है सामग्री। पूरा मतलब होता है पुराना और तत् मतलब होता है सामग्री। तो ऐसा सामग्री जो सभ्यता के अंत के बाद पृथ्वी के गर्भ में समा गई और पृथ्वी के गर्भ में समाने के बाद काफी वर्षों के बाद जब इसकी खुदाई की गई और उससे जो मोहरे, जो सिक्के, जो सामान हमें प्राप्त हुए हैं उस पुरातत्व से हम लोग को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी विधि को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। जैसे 1921 ईस्वी में हमारी सभ्यता सिंधु घाटी की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा नामक स्थान पर, जिससे अनेक प्रकार के पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए, जिससे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। वह यहाँ पर कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हम लोग क्यों कहते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई 1921 इसमें दयाराम साहनी के द्वारा तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से ही खुदाई प्रारंभ हुई। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन हुआ कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि उत्खनन का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्राचीन काल में सभ्यता के पतन के बाद जब सभ्यता पृथ्वी के गर्भ में समा गई और उस गर्भ से पुनः खोदकर जब हम प्राचीन चीजों को बाहर लाते हैं और उससे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसी विधि को हम लोग उत्खनन विधि कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं तो आप मेरे प्रिय छात्र लिखेंगे कि उत्खनन का शाब्दिक अर्थ होता है कि पृथ्वी के अंदर से, चट्टानों के अंदर से जिस पदार्थ को खनकर हम लोग बाहर निकालते हैं और जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसी विधि को हम लोग उत्खनन विधि कहते हैं। यह इतिहास जानने का एक स्रोत है। उसके बाद आता है अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो अभिलेख का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज पर लिखा गया चीज। प्राचीन काल में प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं था, तो अभिलेखों के माध्यमों से राजा महाराजा या अन्य व्यक्ति अपने गुणों को लिखकर प्रचार प्रसार करते थे। इसी प्रक्रिया को हम लोग अभिलेख कहते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है हुआ कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण को लिखना है। 1857 के विद्रोह के 2 कारण को लिखे। तो जब अगर हम लोगों से यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा परीक्षा में कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण को लिखे, तो हम लोग बता सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था चैवी वाला कारतूस और दूसरा कारण था भारतीय सैनिकों का असंतोष होना। फिर से यह क्वेश्चन हम
रिपीट कर रहे हैं, आप सभी हुआ बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को सुनेंगे। 1857 के विद्रोह के 2 कारणों का उल्लेख करें। अगर हमसे यह प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि 1857 के विद्रोह के कारणों का उल्लेख करें, तो हम लोग लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था चर्बी वाला कारतूस और दूसरा कारण था भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना। इन सारे प्रश्नों का विश्लेषण करके मैं आपके सामने रखा हूं और अब मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही विनती करूंगा कि आप बड़े एकाग्रचित होकर इन सभी प्रश्नों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। यह मेरी आशा है आप लोगों से। अब मैं अगले दिन इससे आगे का प्रश्न लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। अब मैं आप लोगों से यह विनती करता हूं कि आप सभी लोग बड़े एकाग्रचित होकर पठन पाठन का कार्य करेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय आ गया है और सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है परिश्रम। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं मेहनत से परिश्रम करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ऐसी आशीर्वाद देकर मैं आज का क्लास यहीं पे रोकता हूँ। कल इससे आगे चलूँगा और आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप सभी छात्र छात्राओं गुरुकुल एसकेजे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आप अपने साथियों को यह प्रचार कर उन्हें भी इस पढ़ाई का लाभ प्रदान करेंगे। इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त मैं करता हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा शुभ आशीष।